सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान और इकाई नंबर 3 पढ़ रहे हैं। देखो, इकाई फर्स्ट पढ़ ली और सेकंड पढ़ ली, उसमें 3-3 4-4 पार्ट थे, वो आपको सारे बोर्ड पर करवा दिए। अब आगे इकाई 3 4 5 जितनी आएगी वो सारे सीधे सीधे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनको बोर्ड पे करवाने की जरूरत नहीं है, यानी जो बुक के अंदर है उसको सीधा पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, सीधे नॉर्मल से परिभाषिकता दी हुई है। तो आज से हम इसको सीधा मोबाइल के माध्यम से सीधा पढ़ेंगे। साथ साथ आप किताब खोल के रखना, चाहे किताब में चाहे मोबाइल में, कैसे ही आप पढ़ते रहना। तो अब इतने दिन तो हमने पढ़ा था भारत सरकार और लोकतंत्र की कहानियाँ। अब है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या है। क्या चुनौतियाँ? देखो, लोकतंत्र हमारा इतना बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और लिखित संविधान है इतना, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे जातिवाद। हमारे भारत में जातिवाद बहुत है। सांप्रदायिकता, यानी सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक दूसरे के धर्म के लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए दंगे भड़काते हैं या एक दूसरे का यानी विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत एकजुट कर काम कर रहा है। अब किस प्रकार की जातिगत है, किस प्रकार की सांप्रदायिकता है, इसकी चर्चा हम इस इकाई 3 के इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कास्टिज्म, यानी जातिवाद। जाति एक सामाजिक संरचना है। जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिज्ञ संस्थाओं के साथ लोकतंत्र स्वीकार करने के बावजूद जातिवाद समाप्त नहीं हुआ। वोट राजनीति ने जातिवाद को और ज़्यादा बढ़ाया। ये वोटिंग, जो वोट लेते हैं ना राजनेता होते हैं, जातिवाद को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम उस जाति के लिए ये करेंगे वो करेंगे, या कोई किसी जाति का बन जाता है नेता तो वो उसी के लिए ज़्यादा काम करता है। तो ये बहुत बड़ी जातिगत भावना है। अपनी जाति का संगठन कर उनके माध्यम से राजनीति वजूद बनाने का प्रयास किया गया है। जातीय संगठनों की उचित अनुचित मांगों का समर्थन कर रहे उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे जातियों में आपसी वैमनस्य पैदा हुआ है। इस प्रकार वोट राजनीति ने न केवल भारतीय भावनाएं भड़काने का प्रयास किया बल्कि आपसी जातीय तनाव भी पैदा किया है। देखो, जाति और जातिवाद का स्वरूप, नेचर ऑफ कास्ट एंड कास्टिज्म। भारत में जाति चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन समय की तात्कालीन परिस्थितियों में समाज के विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ था, जो कर्म और व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। बहुजातीय विविधतापूर्ण समाज के व्यवस्थित समन्वय और नियमन के लिए वर्ण व्यवस्था तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अनुकूल मानी गई थी। कालांतर में विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था विकृत होकर जाति व्यवस्था में बदल गई, यानी वो तो टूट गई व्यवस्था और अब जाति व्यवस्था में बदल गई। इसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाने से यह भेदभावपूर्ण और विखंडनकारी यानी प्रवृत्ति वाले जाति प्रथा और आधुनिक काल में जातिवाद के रूप में विकसित हुई, जिनसे भारत की एकता और अखंडता को गंभीर चुनौती प्रदान की गई है। अंग्रेजों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए इस विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था का अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने इसका अपने औपनिवेशिक हित में फायदा उठाने का प्रयत्न किया। जैसे अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने एक ही जातिवाद थी, अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और दूसरी जातियों को लड़ाते थे, तो वहाँ से ये भावना और ज़्यादा हो गई। जैसे मुगल आए तो उन्होंने ज़्यादा मुसलमानों को ध्यान दिया, तो वो एक जाति स्पेशल हो गई। तो अलग अलग इस तरह का माहौल रहा। अंग्रेजों द्वारा दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई। अंग्रेजों ने बांट दिया था, जिसका गांधी जी ने विरोध भी किया था। इसी मुद्दे पर गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, पूना के अंदर हुआ, जिसमें इन वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था स्वीकार की गई। अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन का आग्रह छोड़ दिया। पृथक निर्वाचन का मतलब अलग अलग जातियों को अलग अलग आरक्षण। पृथक निर्वाचन का उद्देश्य हिंदुओं में उच्च और निम्न जातियों में फूट पैदा करना था, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व महान नेता भीमराव अंबेडकर ने समझा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। ऐसा माना जाने लगा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात जातिवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इस धारणा के विपरीत
स्वतंत्र भारत ने न केवल समाज में ही वर्ण राजनीति में भी उग्र रूप से प्रवेश कर लिया। स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। के.एन. मेनन का निष्कर्ष यही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में सत्ता लोलुपता ने यानी सत्ता के लालच में जातिवादी भावनाओं को और ज़्यादा उभारने का प्रयास किया। वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा कर सत्ता सुख भोगने की राजनीतिक दलों व जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा ने इसे सदैव बढ़ावा दिया। वर्तमान में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया, अपितु राजनीति को भी सर्वाधिक प्रभावित किया। परंपरागत भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता थी। लोकतंत्र में इसकी स्थापना के साथ यह धारणा बनी थी कि धीरे धीरे जातिवाद का अंत हो जाएगा। अपेक्षा के विपरीत समय के साथ पश्चिमी आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना के बावजूद जातिवाद अनवरत बढ़ता रहा, लगातार बढ़ता रहा। यानी जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी, वहीं राजनीतिक और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्र व राज्य सरकार ने स्वीकार किया। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जातिवाद को एक हथियार के रूप में काम में लिया गया। भारत में राजनीतिक व्यवहार पर जातिवाद का स्पष्ट प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। सत्ता प्राप्ति की जबरदस्त महत्वाकांक्षा ने जाति के नकारात्मक प्रभावों के बावजूद उसे और ज़्यादा भड़काने का प्रयास किया, जिससे यह सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन गई। अब आती है अर्थ। इसका अर्थ क्या? जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हमें उसे जाति कहते हैं। जाति एक ऐसा समूह है, सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी विशेषता होती है। अपनी परिधि में वह वैवाहिक संबंध करते हैं जिनका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है। जाति कई प्रकार से राजनीति में अपनी भूमिका अदा करती है। जातीय संगठन सरकारी निर्णय को प्रभावित करती है। प्रत्याशियों का चयन, मतदान, मंत्रिमंडल में भागीदारी है। जातीय संगठन दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। जातिवाद लोगों में एकता और सामूहिकता की भावना पैदा करती है। लोगों में राजनीतिक जागृति और सक्रियता पैदा करती है। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि में समानता पैदा होती है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। के.एन. मेनन के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। जाति भारतीय राजनीति में कई प्रकार की भूमिका अदा करती है। तो निम्न भूमिका देखते हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्न रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। भारत में जाति पर आधारित संगठित संगठन शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहती है। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ वे प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जैसे अपने राजस्थान में ना कई दिनों बाद देखना गुर्जर आंदोलन चलेगा आरक्षण के लिए। गुर्जर आंदोलन पहले भी चला है और चलेगा, कई दिनों बाद देख लेना आप। अपनी मांगों को मंगवाने हेतु वे विभिन्न प्रकार से शासन को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है। जातीय संगठन अपने हितों अनुसार निर्णय करने और अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। 2 नंबर, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन करते समय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर निर्णय करता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य हो वहाँ उसी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास किया जाता है। करते हैं ना अलग अलग समाज की। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार 2 दलों द्वारा चयन करने के बाद तीसरा दल क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आने वाली जाति के उम्मीदवार को उतारती है, ताकि पहले 2 के वोट बंटने का फायदा तीसरे को मिले। होता है ना, 2 खड़े होते तीसरा और कर देता है तो वोट फंट जाते हैं। राजनीतिक दल अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनावों व नियुक्तियों में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखती है।
कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक रूप से भी जातियां आधार पर कई गुट बांटे पाए जाते हैं जो शक्ति प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में मतदान व्यवहार में जातिगत भावना प्रबल रूप से कार्य करती है। सभी राजनीतिक दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काने का प्रयास करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से हावी रहता है। फिर 4 नंबर है मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रिमंडल निर्माण करते हुए समय भी जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखता है। संघ शासन से लेकर प्रांत सरकार यहाँ तक कि स्थानीय संशासन तक दायित्व प्रदान करते समय जातिगत लाभ हानि का ध्यान रखा जाता है। कई बार केंद्र और प्रांत विशेष के मंत्रिमंडल में जाति विशेष के प्रतिनिधित्व के कम होने की आलोचना होती रहती है। देखो, जातिगत दबाव समय। जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समय के रूप में कार्य करते हैं। अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने और जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने या बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। आरक्षण से वंचित जातियों के संगठन आरक्षण बनाए रखने हेतु निरंतर सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। मेयर के अनुसार जातीय संगठन जातीय महत्व के दबाव समूह के रूप में परिवर्तित हुए हैं। 6 नंबर है जाति व प्रशासन। ये 5 नंबर था, ध्यान रखना। ये 4, ये 5 और ये 6। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति होती है SC, अनुसूचित जनजाति ST के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को भी 27% आरक्षण दिया गया है। माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान व संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। जाति के आधार पर यह आरक्षण की मांग की जा रही है। वर्तमान में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में विभिन्न जातीय संगठन के आधार पर आरक्षण की मांग करें। अभी मैंने बताया ना गुजरात। 7 है राज्य राजनीति में जाति। अखिल भारतीय राजनीति के बजाय राज्य की राजनीति में जाति की ज़्यादा सक्रिय भूमिका रहती है। बिहार, यूपी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि की राजनीति का विश्लेषण बिना जातिगत गणित के किया ही नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश, बिहार तो जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुके हैं। 8 नंबर चुनाव प्रचार में जाति का सार। राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। चुनाव के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य है उसमें उसी जाति के बड़े नेता का चुनाव प्रसार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं। 9 नंबर जाति के आधार पर राजनीतिक विभाजनों का उद्देश्य। जो लोग जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच गए, वे राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करके सफल हुए हैं। ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न ले, फिर भी ये अपनी पृष्ठभूमि को नहीं बोलते। वे अपनी जातीय हितों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप पैरवी करते रहते हैं। तो ये लोकतंत्र में या राजनीति में जाति के 9 पॉइंट है जिनकी भूमिका होती है। तो अब इनको हम इस तरह पढ़ेंगे, आप दोबारा इनको पढ़ लेना, क्योंकि ये पाठ सिर्फ पढ़ने वाले हैं। इनको वैसे कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जाति के आधार पर, सांप्रदायिक के आधार पर, धर्म क्षेत्र के आधार पर लोकतंत्र किस प्रकार विरुद्ध हो जाता है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये था कास्टिज्म, यानी पार्ट पहले का नाम इकाई 3 पहला पार्ट जातिवाद और सांप्रदायिकता लोकतंत्र के समक्ष चुनौती।